हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 2, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा भाग। पहले भाग में वो पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए हमने इसके लिए दूसरा वीडियो शूट किया, क्योंकि पहला वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसलिए हमें दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। तो चलिए अपवर्तन का पार्ट दूसरा देखते हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमने अभी जो है अपवर्तनांक के बारे में पढ़ चुका है। अब हमारा है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध है। जैसे अगर हम देखा जाए कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो अभी हमने अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में रिलेशन पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम लोग 1 और 2 कहते हैं, या इसी को n1, तो ये दूसरा यानी कि पहला जो होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखते एयर, ANG का मतलब होता है यहाँ पे निर्वात में बटे कांच में, तो कांच माध्यम हो गया। ये ऊपर रहेगा और ये नीचे, यानी कि पहले माध्यम में क्या होगा प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल। जैसे हम अगर इसी को लिखें ANG, तो ऐसे लिखेंगे कि Y में प्रकाश की चाल और यहाँ लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। जो आगे लगा रहता है उसमें प्रकाश की चाल बटे जो बाद में अनुलग्न होता है उसमें प्रकाश की चाल। या अपवर्तनांक की डेफिनेशन थी। इसी पे रिलेटेड हम लोग दो सवाल कर लेते हैं। जैसे मैं सवाल लिख के इसको मिटा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, किताब में दिया हुआ है कि निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पूछा है कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का ही होता है ये फार्मूला, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम हल करते हैं। हल तो आप खुद ही कर लेंगे, फार्मूला आपके सामने है। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तुरंत आप सोच लिखिए, सवाल को हल करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद करने की कोशिश करिए इसे। तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, नांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल
माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब क्या पूछा है? कांच का ना, यहाँ हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10 के घाते 8। माध्यम में जिसको 20 से दिखाते हैं 2 × 10 के घाते 8। कैंसिल 3/2 सिंपल 1.5। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जल्दी से चलिए आए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा हमारा सवाल क्या है? हवा में प्रकाश की चाल। हालांकि जब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे तो अलग से एक वीडियो इसके एक्सरसाइज पे रहेगी। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल दिया है, कितना दिया? 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड। वही निर्वात में भी होती है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या हो सकता है? अपवर्तनांक दे के निर्वात में प्रकाश की चाल दे के ये पूछ सकता है, या इन दोनों को दे करके ये पूछ सकता है। 3 राशियां हैं, कोई 2 दे के 1 पूछ सकता है। जैसे इसमें थोड़ा सा उलट दिया उसने। तो देखिए अब हम लोग क्या है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया 4/3। वायु में प्रकाश की चाल क्या है? इतना होती ही है मीटर पर सेकेंड। पानी में पूछा है, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी ये पूछा है। तो हम जस्ट फार्मूला ही लगा देंगे। तो हमारा ANW मतलब वही NW हवा या निर्वात के सापेक्ष क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। CW कह सकते हो इसको, या V कह सकते हैं इसको, प्रकाश की चाल। आप संकेत भी बना सकते हैं इसको, चाहे C या V लिख दीजिए, VW, और ये हो जाएगा ANW संकेत में लिखना। तो ये है, अब यहाँ पे हल कर देते हैं। यह है 4/3, यह है 3 × 10 के घाते 8, और ये हम मान लेते VW। W मतलब वाटर। अब चलिए VW में चाल पूछा है इसका, इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 × 3 = 9, 10 के घाते 8 और इसमें 4। तो VW हो जाएगा वाटर। और कांच रहता है तो VG लिख देते। जैसे कांच में अगर लिखना है तो VG लिखिए, यानी कांच के लिए ये सिंबल लगा लीजिए। तो 9 में भाग दे दीजिए 4 से, 4 × 8 पॉइंट लगा दिए, 1 बचा, 10 हुआ। फिर 4 × 8, फिर 1 मगर 2.22 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड आएगी। 2 मतलब 2 से, कांच में 2 × 10 के घाते 8 होती है, तो इसमें 2 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक, तो बहुत सिंपल सवाल थे, ऐसा ही बोर्ड में पूछा जाता है। आप इस पर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अगले सवाल या अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए ओके। अगला है हमारा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक तथा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। देखिए जिसको हम लोग कहते हैं
RNG तथा डी डेंसर मीडियम, रेयर और डेंसर तथा DNR में संपन्न। देखिए R का मतलब होता है रेयर मतलब विरल, और D का मतलब होता है सघन मतलब डेंसर। तो विरल के सापेक्ष सघन माध्यम, विरल के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। थोड़ा हेडिंग बड़ी है, समझा देगा। विरल के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक में तथा सघन के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। तो R का मतलब जैसे रेयर होता है, रेयरर मीडियम, और D का मतलब होता है डेंसर होता है। डेंसर मतलब होता है सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। विरल और सघन। तो देखिए इसका रिलेशन हालांकि परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब इस पे फार्मूले आते हैं। इनमें दोनों में जो व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है? व्युत्क्रम का रिलेशन। चलिए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है, ये विरल है और ये सघन है। इसका अपवर्तनांक जो है वो DNR है, और इसका जो हो जाएगा RND। इसका जो हो जाएगा क्या है? ये विरल माध्यम है, इसको हम लोग R कहेंगे, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम है तो D कहेंगे। अब जैसे कि ये तो नॉर्मल है, अगर सीधे आएगा तो इसी रास्ते से चला जाएगा। अब एक रे जो है विरल में ऐसे आपतित होती है जिसका आपतन कोण मान लीजिए I है। सघन में जाती तो पता है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये अपवर्तन कोण I है। हम इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो देखिए ये और ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, ये नॉर्मल है। अब जैसे हम विरल माध्यम के सापेक्ष अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे तो स्नेल के नियम से, स्नेल जो है स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? RND बराबर पहले माध्यम आपतन कोण का साइन, दूसरे माध्यम के आपतन कोण का साइन, ये होगा। अगर हम इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक लिखें तो फिर आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया का अनुपात होता है ना। यानी पहले माध्यम के आपतन कोण की जया और दूसरे माध्यम के आपतन कोण की जया का अनुपात होता है। अब प्रकाश उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि प्रकाश उत्क्रमणीयता का भी पालन करता है। यानी कि अगर प्रकाश इस रास्ते से होकर जाता है और इस रास्ते से होकर अपवर्तित होता है, अगर हम प्रकाश को इस रास्ते से भेजें तो इसी मार्ग का अनुसरण करता है। यानी हम लोग कहते हैं कि प्रकाश उत्क्रमणीयता का पालन करता है, यानी कि प्रकाश किरण के उत्क्रमणीयता के आधार रिवर्सिबल होता है। प्रकाश क्या होता है? रिवर्सिबल। जिस मार्ग से आता है ना उसी मार्ग से वापस भी जाता है। जैसे जिस मार्ग से होकर विरल से सघन में आता है तो उसी मार्ग से होकर सघन से विरल में जाएगा। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता के आधार पर, है ना। यानी कि अब प्रकाश किरण मान लो सघन से किस में जा रही है? विरल में, तो इसी रास्ते से जाएगी। वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे जाएगी। तो प्रकाश किरण के उत्क्रमणीयता के आधार पर, प्रकाश किरण के उत्क्रमणीयता के आधार पर, यानी कि वो मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण
विरल से जिस मार्ग से होकर आई थी और सघन माध्यम जिस मार्ग से होकर गई, अगर हम इसको उलट दें तो सघन माध्यम में जिस माध्यम से आई थी वो उसी रास्ते से होकर विरल माध्यम उसी रास्ते से निकल जाएगी। यानी कि इस बात को अगर उलट दें, अब हम प्रकाश किरण को क्या ले रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, अर्थात प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन से विरल में उसी पथ का अनुसरण करेगी, उसी पाथ का अनुसरण करेगी, रास्ते का अनुसरण करेगी, करती है। अब इसके लिए ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का कोण। तो सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम क्या करेंगे, अब आपतन कोण R हो गया और अपवर्तन कोण क्या हो गया, I। अब क्या हो गया, अब प्रकाश किरण वापस जा रही है ना, तो हम जिस माध्यम में जाती है उसका अपवर्तनांक लेते हैं। स्नेल का नियम क्या है कि इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, इसमें से इसमें आ रही थी तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक। तो अब सघन से विरल में जा रही है तो सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, तो ये अब आपतन कोण का काम करेगा, ये अपवर्तन। अब दोनों का आपस में कर देते हैं गुणा, दोनों का आपस में कर देते हैं गुणा। RND गुणे DNR या NDR NRD फिर NDR, तो हम देखेंगे यहाँ आएगा साइन I साइन R गुणे साइन R साइन I, तो I से I कर दिया, R से R कर दिया, बचा मतलब NRD गुणे NDR। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NRD गुणे NDR का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 1 2 गुणे 2n1 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 इस आधार। पढ़ा तो ऐसे जाता है, n12 n21 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं, यानी ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं, मतलब कि ये बराबर होता है dn। देखिए चाहे तो n बीच में लगाइए, चाहे n के बाद इन दोनों को लगाइए, जैसे सुविधा है। इसको हम इसे भी लिख दे रहे हैं, जो सुविधा लगे उसको लिखिए, अथवा ऐसे लिख सकते हैं, NRD बराबर 1/NDR। NRD का मतलब है विरल के सापेक्ष सघन का, और DR का मतलब है सघन के सापेक्ष विरल का। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनका गुणनफल क्या होता है, 1। तो इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कामा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता। जैसे हम मान लें कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखते हैं, या देखो इसको हम लोग NAG भी लिख सकते हैं, आप जैसा लिखें आपकी मर्जी। और कांच के सापेक्ष जो है y का अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं G ये।
प्रकाश किरण उत्क्रमणीयता का पालन करती है, जिस मार्ग से होकर आती वापस उसी मार्ग से होकर जाती है। ठीक है, तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, बाकी ये प्रोसेस परीक्षा में नहीं पूछा जाता। तो चलिए इसी पे एक सवाल लगा लेते हैं फट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए ओके ठीक। बहुत सिंपल सवाल है। लिखा है कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। क्वेश्चन है हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक क्या करना है? ज्ञात कीजिए। देखिए हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक मतलब हल कैसे करेंगे कि हवा के सापेक्ष इसका पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। अपवर्तनांक कोई मात्रक होता है, तो पानी के सापेक्ष यानी इसी का उल्टा पूछा है, क्या होगा? तब जाहिर सी बात है ये रिलेशन जानते हैं कि ANW गुणे WNA जो होता है वो 1 होता है। हमें ये चाहिए पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक चाहिए, तो 1/1 क्या हो जाएगा इसी का। जाहिर सी बात है हमको दे रखा है, कितना दिया है? 4/3, तो हो जाएगा 3/4। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। मतलब इसी बात को उलट दीजिए। बहुत सिंपल सवाल, इसी बात को क्या करना है? उलट देना है। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यम यानी सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? आगे हम लोग अब सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेन इंक डाल दें इसमें। थोड़ा धुंधला दिख रहा था। तो आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे वो सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये देखिए इन दोनों अपवर्तनांक में ये फार्मूला है, आपको याद रहेगा तो आप तुरंत इसका लगा सकते हैं। जैसे पूछ दे कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो कांच का हवा के सापेक्ष क्या होगा? हवा के सापेक्ष कांच का ये है, तो कांच के सापेक्ष हवा का कितना होगा? तो अब इस पर और भी सवाल हैं, किताबें हैं, उसमें प्रैक्टिस करते रहिए, बशर्ते फार्मूला याद रखिए और सही इस्तेमाल करिए। अब चलिए जैसे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात वायु के अलावा अन्य माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
यानी कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु के अलावा अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब जैसे वायु नहीं लेना, वायु के अतिरिक्त जैसे पानी के सापेक्ष कांच के सापेक्ष पानी का, ये सब क्या हुए? सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सब क्या हुए? सापेक्ष अपवर्तनांक हुए। तो इनका जो है हम लोग एक फार्मूला है, उसे हम अभी लिख देते हैं। अभी इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो जैसे हमें अगर पानी का कांच के सापेक्ष निकालना है तो ये क्या करेगा कि कांच का वायु के सापेक्ष बटे पानी का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ENG बटे ENW। यहाँ पे क्या होगा? कांच का पानी के सापेक्ष लिया है तो हवा के साथ पानी का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो बाद में है उसका हवा के सापेक्ष ऊपर, जो पहले है उसका हवा के सापेक्ष नीचे। यानी अगर हमें पानी के सापेक्ष कांच चाहिए तो हवा के सापेक्ष कांच का क्या होगा? हवा के सापेक्ष पानी का क्या होगा? कांच के सापेक्ष पानी का चाहिए तो पानी का हवा के सापेक्ष बटे कांच का हवा के सापेक्ष। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते NG बटे NW या NW बटे NG, ऐसे। इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आया कैसे। इसके बाद एक सवाल है जो बोर्ड में आया है, उसे हम अभी लगाते हैं। तो चलिए इस सूत्र पे को देख लेते हैं कैसे आया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए, तो जब हम वायु के अतिरिक्त या निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष लेते हैं तो उसे सापेक्ष कह दिया जाता है। इसे हम लोग कहेंगे क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन। क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन। अब जैसे क्या है कि हम यहाँ पे 3 माध्यम लेते हैं। जैसे पहला मान लो वायु है, दूसरा पानी है मान लो, तीसरा कांच है, फिर वायु है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ये 3 है और ये फिर 1 है। पहला और आखिरी माध्यम सेम है। तो इसका अपवर्तनांक इससे ज़्यादा और इसका अपवर्तनांक इससे ज़्यादा, यानी कि माध्यम 1 का 2 का अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा और 3 का 2 से ज़्यादा और है तो इसके बराबर है। ये पहले का और आखिरी का जो है सेम माध्यम है। तो चलिए हम उस पर आधारित लगा लेते हैं कि ये जैसे मान लेते हैं 1 2 3 करने के बजाय मान लेते हैं ये वायु है और ये पानी है और ये कांच है, फिर ये पानी अरे वायु है। ठीक, तो यहाँ पे ये दे रखा है ना कि ANW जो है वायु का जो अपवर्तनांक है पानी का उससे ज़्यादा है ना। जैसे हम कह लें कि ANW A से ज़्यादा है, फिर ANG ANW से ज़्यादा है,
और बाकी ये तो वायु है। इस माध्यम से इसका माध्यम अपवर्तनांक ज़्यादा, इससे इसका, फिर इन दोनों का तो सेम है। अब चलिए क्या है कि और इसमें प्रकाश की चाल भी अलग अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग है ना। जैसे हम इसमें लेते हैं, जैसे कि ये वायु है, तो चलिए इसको सी होती या वी ए ले लेते हैं। इसमें प्रकाश की चाल वी डब्ल्यू है, इसमें प्रकाश की चाल जो है वी जी है, और इसमें वी ए है, क्योंकि ये वायु है। अब क्या करना है कि इसमें एक प्रकाश किरण जो है तिरछे आपतित होती है, और यहाँ पे एक अभिगम डालते हैं, मान लेते हैं ये I1 कोड है। क्या है? I1 नाम दे। तो जैसे ये सघन में आता है तो थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो ये R1 है मान लीजिए। फिर ये दूसरे माध्यम में पृथक कर जाएगा, तो ये फिर क्या होगा, इसमें झुक जाएगा। तो चूंकि ये दोनों कोण सेम होंगे, ये दोनों पैरेलली तिर्यक रेखा तो एकांतर को बराबर, मीडियम सेम है तो एंगल भी सेम होगा। ये और सघन मीडियम में आया तो और झुक जाएगा, तो ये मान लेते हैं R2 हो गया। अब उसी माध्यम में यहाँ पर फिर ये होगा, तो अब Y में आएगी तो थोड़ा सा दूर हटती जाएगा। इसको हम लोग जो है I2 मान लेते हैं, हालांकि I1 I2 बराबर होगा R1 R, ये R1 R1 है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण है, तो ये भी R2 हो जाएगा। भाई दोनों मीडियम सेम है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, एक तिर्यक रेखा के एकांतर को बराबर, ये पैरेलल लाइन, तिर्यक रेखा, ये मीडियम दोनों सेम है, तो I1 I2 बराबर होगा। अभी प्रूफ भी किया जाएगा कैसे। अब चलिए यहाँ स्नेल का नियम लगाते हैं। पहले के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे, तो इसके सापेक्ष इसका, अगर हम y के सापेक्ष अगर हम पानी का लेते हैं तो क्या होगा, यानी y में चाल, पानी में चाल, या इसको लिख सकते हैं साइन I1 बटे साइन R। स्नेल का नियम लगाएं तो ये। उसी तरह चलिए W के सापेक्ष कांच का लीजिए, ये है ना, तो W के सापेक्ष जो है कांच का हो जाएगा, तो यानी कि VW बटे V कांच, यहाँ हो जाएगा साइन, ये R1 है बटे यहाँ पे क्या है, ये R2 हो जाएगा स्नेल का नियम से। फिर अब इसके बाद ये आया, मतलब कांच के सापेक्ष अब पानी, फिर वायु का आ गया, तो Vg बटे Va। अब यहाँ देखिए आपतन कोण का मान R2 है, अपवर्तन कोण मान I2 है, यहाँ हो जाएगा साइन R2 और साइन I2। इस माध्यम से इस माध्यम में आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके लिए, चूँकि ये भी और ये भी तो जानते हैं कि दोनों मीडियम सेम है, इसलिए एंगल भी सेम होगा, I1 बराबर I2। कैसे प्रूव कर दिया जाए, अब इसका अपवर्तनांक सेम है, तो जाहिर सी बात है सेम मीडियम सेम अपवर्तनांक है, तो एंगल भी सेम आएगा। अब इसी को प्रूव करना है, कैसे सेम आएगा। इसके और इसके बीच हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक की परिभाषा होती है, तो ये हो जाएगा Va बटे Va। यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन I1 बटे साइन I2, यानी इस मीडियम से इस मीडियम की बात कर रहे हैं। 3 1 है, 1 1 की, चूँकि ये वेग हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन I1 साइन I2, दोनों साइन हटा दो तो I1 बराबर I2। तो इसीलिए I1 I2 बराबर होगा। अब क्या करें, तीनों का कर दें गुणा, तो हो जाएगा ANW गुणे WNG गुणे GNA। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन I1 बटे R1 गुणे साइन R1 बटे साइन R2 गुणे साइन R2 बटे साइन
I2, चूँकि I1 I2 सेम है क्योंकि दोनों मीडियम सेम था, दोनों का अपवर्तनांक सेम था, तो इनकी अगर अपवर्तनांक की तुलना करें तो VA या साइन I1 बटे साइन I2, तो ये 1 होता है, तो ये साइन I1 बराबर साइन I2, साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा I1 I2। ठीक, यानी कि ये वाली जो रे होती है इसके समांतर होती है। जब ये और ये रे परस्पर समांतर होंगे तभी तो I1 I2 बराबर होगा, तभी क्या होगा I1 2 बराबर। ज्यामिति से सिद्ध भी किया जा सकता है कि AB जो है, मतलब इसका अगर नामकरण करें तो ये किरण जो है इसके पैरेलल है। देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, मिला हुआ है। ठीक, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे ये मिटा देते हैं। ये तो समझाने के लिए था कि I1 बराबर I2 हो जाएगा, यानी ये हुआ y के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, तो VA बटे VA कट के 1 हो जाएगा। तो इसमें एंगल कितना हुआ, I1 है, इसमें क्या I2, वो दिखाए I1 बराबर I2 हो गया। अब वहाँ से देखिए वो 3 का गुणनफल हो गया 1, तो इस चीज़ को थोड़ा हम मिटा देते हैं। तो हुआ क्या कि ANW पानी से हवा से पानी में गई, फिर पानी से कांच में गई और फिर कांच से पानी में गुणनफल 1 हुआ। अब हम अभी फार्मूला जो लिखे थे उसी पे आधारित था। हमें सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, पानी के सापेक्ष कांच यहीं रहने दो। ठीक, इन दोनों के ले आओ नीचे, क्या ANW और GNA आ गए नीचे। ठीक, अब इसका उल्टा क्या होता है, अभी पहले पढ़े थे, ANW यहीं रहने, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे ANG लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ANG बराबर होता है 1 बटे GNA। अभी हमने पीछे पढ़ा था दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपात में होते हैं। ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये तो y के सापेक्ष सीधा सीधा है, हमें y के सापेक्ष कांच का लिखना है तो उलट देंगे, और ये चला जाएगा ऊपर। तो पानी के सापेक्ष देखिए कांच का जो आएगा क्या हो जाएगा ANG बटे NAW, पढ़ा तो जाता है NAG, या दोनों y के सापेक्ष है तो इसको NG और इसको NW के साथ। देखिए यही हमें फार्मूला शुरुआत में लिखा हुआ था, लिखा था ना। अगर हम इसी को ऐसे लिखें, G पहले लिख देंगे, कांच के सापेक्ष अगर पानी का चाहिए तो ऊपर लिखेंगे कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष कांच। जो बाद में होता है उसका हवा के सापेक्ष ऊपर लिखते हैं, जो पहले होता है उसका हवा के सापेक्ष नीचे लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसी पे चलिए एक सवाल लगा देते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसका प्रूफ है नहीं, मतलब डायरेक्ट सूत्र आप याद रखेंगे, और इस पे सवाल अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। फार्मूला याद रखेंगे, सवाल अपने यहाँ लगा लेंगे और तरीका पता होना चाहिए। ठीक, अब इसे मिटा दिया जाए। चलिए, अब इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः ये है। इसका उल्टा भी कभी कभी पूछ देता है। एक सीधा सवाल, इसका एक आप उल्टा भी लगाएगा अपने से। हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है 4/3 है तथा
3/2 है, 3/2 है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये है। तो देखिए पहले जो जो चीज़ लिखा है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या लिखा है? हवा के सापेक्ष पानी, हवा के सापेक्ष पानी का लिखा है 4/3। हवा के सापेक्ष कांच का लिखा है 3/2। पूछा क्या है? पानी के सापेक्ष कांच का। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NWG, इसे N12 N21 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये चलिए इसे हाथ ये भी हम पूछ लेते हैं कि कांच का पानी के सापेक्ष, दोनों इसी में आ जाए। तो तुरंत हम फार्मूला अभी हमने बताया है कि पानी का कांच के सापेक्ष चाहिए, तो कांच का हवा के सापेक्ष बटे हवा के सापेक्ष पानी का ये होता है। और ऑलरेडी यही दे रखा है, जो बाद में होता है उसे ऊपर और जो नीचे होता है और पहले होता है वो नीचे। तो ये कितना दिया हुआ है? 3/2 और कितना दिया है? 4/3। 3 ऊपर चल जाएगा, 3/3 4/2, तो आंसर निकल के आया 9/8। अब चलिए अगर हम पूछ लें नहीं कांच के सापेक्ष पानी का, तो हवा के सापेक्ष पानी का ऊपर, हवा के सापेक्ष कांच का नीचे, तो हो जाएगा 4/3 ऊपर, 3/2 नीचे, तो हो जाएगा 8/9। ये दो आंसर अक्सर परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। आप केवल कॉन्सेप्ट और फार्मूला तरीका पकड़ के रखिए कि कौन सा फार्मूला किस रूप में होता है और क्या चीज़ क्या प्रदर्शित करता है। तो आप सवाल गलत करके नहीं आएंगे, 100% सही करके आएंगे परीक्षा में, ये गारंटी है। तो चलिए एक मैं सवाल अभी आगे एक चीज़ और बताता हूँ। तब तक एक बोर्ड में, अभी इस बोर्ड में आया था 2020 में, तो उस सवाल को लगा लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, चलिए सवाल ये है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार, यानी कि निम्न चित्र में एक प्रकाश की किरण, निम्न चित्र में एक प्रकाश की किरण माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है। माध्यम B में प्रवेश करती है, माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए, चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है। ये चित्र का देखकर बताना है, चित्र को देख के बताना। हालांकि अभी अपवर्तनांक निकालेंगे तो का अधिक होगा, अपवर्तनांक वो सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, वो सघन माध्यम है। तथा माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सघन माध्यम में क्या होता है, जो अपवर्तन कोण होता है आपतन कोण से कम होता है, यानी वह अभिलंब की ओर झुकी होती है। तथा माध्यम A के सापेक्ष
ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है और ये फिगर है। ए माध्यम है और ये बी माध्यम है। एक रे इस तरह से इस पे आई है, ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और इस तरह से चली गई है और ये कोण 45 दिया हुआ है। माध्यम ए माध्यम बी। तो फिगर देखकर बताना है कि कौन सा सघन माध्यम है। तो जाहिर सी बात है कि हम पहले आपतन और अपवर्तन कोण से ही पता कर लेंगे। अगर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा तो विरल माध्यम होगा, अगर अपवर्तन कोण का मान इससे कम होगा तो सघन होगा। तो जाहिर सी बात अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण होता है। तो पूरा देखिए 90 डिग्री है, 90 में 60 हटाएंगे तो 30 होगा। ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब चूंकि ये जो है 45 है, अब पूरा 90 होता है तो 90 में 45 जाएगा तो ये 45 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपतन कोण है, I बराबर 30 है और R बराबर क्या है? 45। तो यहाँ अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण ज़्यादा है आपतन कोण से। इसका मतलब है कि अपवर्तन कोण जिसमें प्रकाश किरण जा रही है वो माध्यम क्या है? विरल। और पहला माध्यम क्या है? सापेक्ष। कह रहा है कि बताइए कौन सा माध्यम अधिक सघन है। तो जिसमें एंगल छोटा है वो क्या है? सघन है। जिसका एंगल बड़ा है वो है विरल है। तो R बड़ा है तो आपको ये वाला विरल होगा, I छोटा है तो पहला वाला सघन होगा। तो लिखेंगे कि माध्यम ये जो है सघन माध्यम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा है और यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण बड़ा है तो इसका मतलब अपवर्तित किरण देखने से अभिलंब से दूर हटी हुई है। अभिलंब से क्या है? दूर हटी हुई। R बड़ा है तो इसका मतलब है कि वो वाला माध्यम विरल है और I वाला माध्यम क्या है? वो सघन है। तो यानी R क्या होता है? हमेशा दूसरे माध्यम का होता है। तो दूसरा माध्यम क्या है? B वाला, वो विरल है। और A जो I कोण जो होता है वो माध्यम A का आपतन कोण होता है, तो इसीलिए वो छोटा है। इसका मतलब माध्यम A क्या है? वो सघन माध्यम है। B क्या है? विरल माध्यम। अब रही बात A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक निकालना है। मतलब है कि A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक क्या होगा? स्नेल का नियम लगा देंगे। कहाँ पे हमें चाल दिया रहता है तो चाल वाला फार्मूला लगाते, चूँकि अब अपवर्तनांक एंगल के फॉर्म में दिया है तो एंगल के रूप में तो स्नेल का नियम लगा देंगे नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है? साइन I बटे साइन R। तो साइन I कितना है? वो 30। साइन R कितना है? 45। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका मान 1 में 2। AND बराबर हो जाएगा, करड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा बटे 2। अब इसको परिमेयकरण कर दीजिए, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। करड़ी में गुणा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 करड़ी में 2। हमारा आंसर क्या निकल गया? A का B के सापेक्ष B का अपवर्तनांक 1 करड़ी में 2। तो ये आंसर आएगा। ठीक, ये इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा था। ठीक, तो चलिए टॉपिक और है देख लेते हैं आगे। वो है कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का और भी सवाल मिले तो उस पर प्रैक्टिस करिएगा। अब क्या है कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना है। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना है। ये है सघन माध्यम में स्थित वस्तु को है विरल माध्यम में देखना। तो जैसे कि ये है विरल माध्यम, मतलब ये वायु है और ये पानी है। हम अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इस फार्मूले को हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसका जो प्रूफ है वो अगले क्लासों में है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि पानी में अगर कोई सिक्का पड़ा है तो वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब है कि उसकी जो वास्तविक गहराई होती है वो नहीं दिखती, हमें उसकी आभासी गहराई दिखती है। तो वास्तविक और आभासी गहराई के आधार पे हम उस पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उस पानी का अपवर्तनांक क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का हुआ है पॉइंट O पे, ठीक। अब इसको हम बाहर से देखते हैं तो यानी इसका प्रतिबिंब हमारा आँख में बनेगा। बाहर से देखते हैं, रे यहीं से चलेगी, क्योंकि किरणें कहाँ से चलती हैं, रेज कहाँ से निकलती हैं, हमेशा वस्तु से, और रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होकर हमारे आँख पे पड़ती है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक रे हम ले लेते हैं, कैसा नॉर्मली ले लेते हैं, यहाँ से निकली नॉर्मली तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, और इसका अपवर्तनांक मान लो NA है, इसका अपवर्तनांक NW है, और यहाँ पे NW ग्रेटर देन NG होता है। जब अब दूसरी रे हम लेते हैं, थोड़ा सा पीछे इस माध्यम में गई, और यहाँ पे पृथककारी तल पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। अब ये देखिए सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम में स्थित वस्तु को कहाँ से, विरल से देखना है। तो जैसे ही विरल में जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी। लेकिन आँख यहाँ पे बनी हुई है, आँख। अब इसको ये आँख देखिए, ये रे आ कहाँ से रही है, तो इसको जब हम पीछे बढ़ाने, इसको लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। तो वो आँख जो है क्या करेगी, इस वस्तु को यहाँ पे देखेगी। तो इसकी जो वास्तविक गहराई थी वो तो मान लीजिए H थी, और ये उसको आभासी गहराई देखेगा, H दिखाई देगा। तो इस वस्तु की आभासी और वास्तविक गहराई में एक रिलेशन से हम इस पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो अगर हम y के सापेक्ष जो है इस पानी का अपवर्तनांक निकालें तो हम पाते हैं वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी कि वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई। ये भी सर परीक्षा में पूछा है। चलिए इस पे आधारित एक सवाल देख लेते हैं जो इस बार पूछा था। सवाल को मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक तालाब में पानी की आभासी गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। क्वेश्चन है, एक तालाब में पानी की गहराई जो होती है 3 मीटर प्रतीत होती है, 3 मीटर प्रतीत होती है।
पानी की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। हालांकि इसे हम लोग प्रूफ करेंगे अगले कक्षा में। पानी की वास्तविक गहराई, ज्ञात कीजिए, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक जो है 4/3। ये है सवाल, ये हमारा था फार्मूला। आप जस्ट इसको इसमें रखिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो इसे मिटाऊंगा, आप चाहे तो अभी रहने दीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए हमारा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रतीत होती है मतलब आभासी गहराई। तो पानी की आभासी गहराई क्या है? पानी की आभासी गहराई क्या है? 3 मीटर, जिसको हम लोग मानेंगे h' होता है। वास्तविक गहराई पूछा है, वास्तविक गहराई माना, वास्तविक गहराई क्या है? वो h है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3। इसी बात को आप यहाँ पे रखिए। अब हम जानते हैं कि ये फार्मूला हमारा है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये 4/3 है। वास्तविक गहराई हमें पूछा है और आभासी गहराई हमारा 3 है। अब 3 गुणा कर दीजिए, 3h/4=12। h बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि वास्तविक गहराई 4 मीटर। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित ये न्यूमेरिकल है और ये इस बार परीक्षा में आया था। ये और इसके पहले मैंने जो सवाल लगाया था वो, तो ये दोनों बोर्ड में पूछ चुके हैं। तो आप इस पे अन्य और भी सवाल अन्य किताबों से आपको प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। तैयारी करके ही बोर्ड में जाएंगे तो आप 100 सवाल लगा के आएंगे, सवाल लगा के आएंगे, 100% सवाल लगा के आएंगे। तो चलिए, अब इस समय लगता है NCERT बुक में इतना ही था। एक होता है पार्श्व विस्थापन। तो हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, तो जितना कुछ सिलेबस में था उससे मैंने कुछ ज़्यादा ही बताया, कुछ अलग टॉपिक भी दिया और साथ में एक न्यूमेरिकल दिया। आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ करके सवाल हल करिए और भी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप एक भी सवाल गलत करके नहीं आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। पार्श्व विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो इसकी मोटाई और आपतन कोण, जैसे कांच का कोई स्लैब होता है, कांच है, पार्श्व विस्थापन, ये कांच है। अब इस पे मान लीजिए हमने एक नॉर्मल खींच दिया और यहाँ से एक रे जो है इस पे आपतित होती है, तो आपतन कोण I है। इस पे क्या हुई? आपतित हुई, या I1 है मान लीजिए। तो ये Y से कांच में आ रही है तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, ये मान लीजिए R1 है। फिर जैसे ही इस पृष्ठ पे आएगी, यहाँ पे नॉर्मल खींचे तो बाहर Y मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगी? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये और ये इसके पैरेलल होती है, ये तो R1 ही होगा और ये भी क्या हो जाएगा? I1 होगा ही। हमने प्रूफ किया, हाला I2 मान सकते हैं। अब देखिए इस रे का जो वास्तविक पथ कौन सा था? इस रे का जो वास्तविक पथ था ये था।
इस रास्ते से आ रही थी, तो कितना विचलित हो गई, तो इतना एंगल से वो विचलित हो गई भाई, इतना ही तो विचलन हुआ। ये जब इस पे आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ चली आई, तो इतना ही विचलन हुआ। तो पार्श्व विस्थापन का मतलब ये हुआ कि अपने मुख्य मार्ग से कितनी विस्थापित होगी, उसकी डिस्टेंस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, ये इसी को हम लोग कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। क्या कहा जाता है? पार्श्व विस्थापन। तो ये डी ही क्या होता है? पार्श्व विस्थापन। यानी विचलन कोण नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, कितने डिस्टेंस से विस्थापित हो गई। ये डी, ये पार्श्व विस्थापन। इस छोर से जब ये बाहर निकलने वाली होती है तो कितनी दूर से, यानी इस रियल मार्ग से वो कितनी दूरी पे जा कर के वो बाहर इमर्जेंट होती है, निर्गत होती है, वो पार्श्व विस्थापन है। यानी आना चाहिए इस रास्ते से, अब आई इस रास्ते। तो इसे पार्श्व, और ये जो है निर्भर करता है, यानी कि स्लैब की अगर मोटाई बढ़ जाए और आपतन कोण, यानी इसकी मोटाई पर और आपतन कोण पर ये पार्श्व विस्थापन निर्भर करता है। मोटाई और आपतन कोण बढ़ने पर भी ये बढ़ जाता है। पार्श्व विस्थापन कांच की मोटाई पे और आपतन कोण पे निर्भर करता है, दोनों के बढ़ने से पार्श्व विस्थापन बढ़ जाता है। हालांकि सिलेबस में था नहीं, हमने इसको सोचा बता दें। तो आज का वीडियो लेक्चर बस अभी यहीं समाप्त करते हैं। हमारा ये जो अपवर्तन का दूसरा पार्ट था समाप्त होता है। हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर का, वो है लेंस। लेंसेस के बारे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अगले लेंस को लेकर के हम अगले टॉपिक, अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, मजबूती से पढ़ते रहिए। और मुझे आशा है कि ये जो है, जो मैंने कोशिश किया समझाने की, वो बात आपको समझ में आई होगी। मुझे इतना आशा है कि आप लोग उस बात को समझे होंगे और मेरी बात को समझ करके आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाएंगे, मुझे ये आशा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे ये YouTube चैनल को आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है और लाइक करने में क्या जा रहा है, उसमें तो कुछ किसी का जा नहीं रही। जाइए मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे जो रेड बटन है सब्सक्राइब के, उस पर क्लिक करिए और लाइक वाला बटन दबाइए आप जो है। चलिए अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।